हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे अबॉर्शन के बारे में, जिसे गर्भपात भी बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे अबॉर्शन की डेफिनेशन टू मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे एंड सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अबॉर्शन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पहले हम अबॉर्शन की डेफिनेशन पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। तो इसमें है अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द termination of pregnancy before the period of fetal viability according to standard medical guideline. It is the expulsion or extraction of an embryo or fetus weighing less than 500 gram or before 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो इसमें क्या है, इसको हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो अबॉर्शन की डेफिनेशन को हिंदी में देखेंगे। तो इसमें है गर्भपात का मतलब है गर्भ में पड़ रहे भ्रूण के जीवित होने की क्षमता वाइबिलिटी पीरियड से पहले ही गर्भावस्था का समाप्त हो जाना। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार यदि भ्रूण का वजन 500 ग्राम से कम हो या गर्भावस्था 20 से 22 हफ्तों से कम की हो और वह गर्भाशय से बाहर निकल जाए या निकाल दिया जाए तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो 20 से 22 हफ्ते से कम है। अगर मतलब कि अगर प्रेगनेंसी 20 से 22 वीक से कम है या फिर भ्रूण जो है वो 500 ग्राम से कम है और वो या फिर बाहर निकल जाए या फिर उसको निकाल दिया जाए तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसके देखेंगे टाइप्स, गर्भपात के प्रकार। तो अबॉर्शन को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस प्राकृतिक, जिसे मिसकैरेज बोलते हैं, और इंड्यूस जो होता है वो प्रेरित या कृत्रिम होता है। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्राकृतिक कारणों से खुद ब खुद होने वाला गर्भपात है। इसके कई सब टाइप होते हैं जो हम नीचे देखेंगे। और जो इंड्यूस होता है यह किसी दवा या सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा जानबूझकर मेडिकल या अन्य कारणों से किया जाने वाला गर्भपात है। तो इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस में प्राकृतिक होता है, मतलब कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद हो जाता है। और जो इंड्यूस होता है वो जानबूझकर दवा देकर या फिर सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके सब टाइप देखेंगे। तो सब टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कौन सी है, थ्रेटेनेड अबॉर्शन। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन गर्भावस्था को बचाया जा सकता है। इसमें गर्भाशय का मुंह मतलब इंटरनल ओस बंद रहता है। तो ये थ्रेटेनेड अबॉर्शन होता है, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग तो होती है लेकिन अगर उसको तुरंत उसका इलाज किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो इंटरनल ओस होता है यूट्रस का वो नहीं खुला होता है, तो उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर है इनवेबल अबॉर्शन। इनवेबल अबॉर्शन, तो इसमें दर्द और ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है। इसे रोकना असंभव होता है क्योंकि गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। तो इस इनएविटेबल अबॉर्शन जो होता है इसको बचाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है और दर्द भी होता है और जो यूट्रस का इंटरनल ओस होता है वो खुल जाता है जिससे ब्लीडिंग होती है, तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर है
फिर नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसमें भ्रूण और प्लेसेंटा के सभी हिस्से पूरी तरह से गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं। सॉरी, कंप्लीट अबॉर्शन में पूरे हिस्से बाहर निकल जाते हैं, और इनकम्प्लीट अबॉर्शन में इसमें इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इसमें भ्रूण के कुछ हिस्से बाहर निकल जाते हैं और कुछ हिस्से गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कारण लगातार भारी ब्लीडिंग होती है। फिर है मिस अबॉर्शन। तो इसमें भ्रूण की मृत्यु गर्भाशय के अंदर ही हो जाती है, लेकिन वह बाहर नहीं निकलता, महिला को इसका पता तुरंत नहीं चल पाता, तो मिस अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसके जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, जो प्राकृतिक होता है, इसके कितने टाइप होते हैं? थ्रेटनिंग अबॉर्शन, इनेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन। और एक और है जिसे सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। जब किसी भी प्रकार के अबॉर्शन में गंभीर इंफेक्शन हो जाता है तो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। यह मेडिकल इमरजेंसी है, तो सेप्टिक में इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इंड्यूस अबॉर्शन के सब टाइप। तो इसमें है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह कानून के दायरे में रहकर डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित और कानूनी तरीके से किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है तो वो कानून से सलाह लेते हैं, उसके बाद ही जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनके द्वारा ही ये अबॉर्शन किया जाता है। और ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये कानूनी रूप से किया जाता है। और इलीगल अनसेफ अबॉर्शन जो बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या असुरक्षित और अस्वच्छ जगहों पर किया जाता है। तो इंड्यूस में जो होता है वो खुद से किया जाता, मतलब कि प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है, यह कृत्रिम तरीके से होता है। इसलिए इसमें मेडिकल टर्मिनेशन मतलब कानून के दायरे से किया जाता है या फिर इलीगल किया जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसके देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, जैसे सिम्टम्स बोलते हैं। तो अबॉर्शन के मुख्य रूप से 3 मुख्य क्लिनिकल लक्षण होते हैं। तो अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है तो उसमें निम्न 3 लक्षण जरूर देखे जाएंगे। तो उसमें है वेजाइनल ब्लीडिंग, होने से खून बहना, या हल्के धब्बों स्पॉटिंग से लेकर गंभीर और भारी रक्तस्राव हैवी ब्लीडिंग तक हो सकता है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ये एक मतलब हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। फिर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, यह पेल्विक में ऐंठन और मरोड़ क्रैम्प की तरह महसूस होता है। तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, पासेज ऑफ टिश्यू, मांस के टुकड़े आना। इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट अबॉर्शन की स्थिति में क्या होता है कि खून के थक्कों के साथ भ्रूण के अंश बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? वेजाइनल से ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और टिश्यू मतलब मांस के टुकड़े बाहर आते हैं। फिर है इसका प्रबंधन। तो अबॉर्शन का मैनेजमेंट हमेशा उसके प्रकार और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसमें हर टाइप के अबॉर्शन के लिए हर टाइप का मतलब अलग अलग मैनेजमेंट है। तो हम इसके टाइप के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला है थ्रेटनिंग अबॉर्शन का मैनेजमेंट। तो इसमें है बेड रेस्ट, क्योंकि थ्रेटनिंग अबॉर्शन में क्या होता है कि ये इसमें कम ब्लीडिंग होती है और इसको बचाया जा सकता है, और इसमें जो यूट्रस का इंटरनल ओस होता है वो बंद रहता है, तो इसको मेडिसिन से बचाया जा सकता है। तो इसमें बेड रेस्ट करके मरीज को पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है जब तक ब्लीडिंग ना रुक जाए। और हार्मोनल सपोर्ट, गर्भावस्था को सहारा देने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स दी जाती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, इसलिए इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं। और परक्यूटेशन, मरीज को भारी काम करने, वजन उठाने और शारीरिक संबंध बनाने से पूरी तरह मना किया जाता है। तो इसमें वजन उठाने के लिए कम कहते हैं, मतलब कि भारी वजन नहीं उठाना है, और मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बनाना है, मतलब अपने पार्टनर के साथ संबंध भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसमें हर टाइप के मैनेजमेंट अलग है। तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ इनवाइवेबल, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड अबॉर्शन। तो इसमें इन स्थितियों को में गर्भाशय पूरी तरह साफ करना आवश्यक होता है, जिसके 2 तरीके हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट में एंड मिस्ड अबॉर्शन में, इनवाइवेबल अबॉर्शन में मतलब कि पूरी तरह से यूट्रस साफ नहीं होता, मतलब इसमें फीटस तो मतलब
मतलब मिसकैरेज अबॉर्शन तो हो जाता है, मतलब कि बच्चा बाहर आ जाता है, कुछ हिस्से आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, इसलिए इसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में दवाइयों द्वारा साफ किया जाता है। तो शुरुआती हफ्तों की गर्भावस्था में गोलियों का उपयोग किया जाता है। अगर मतलब कि यही प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है तो इसमें दवाइयों से ठीक हो जाता है। अगर 1-2 माह का है तो ठीक है दवाइयों से। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? मीफेप्रिस्टोन जो 200 mg की होती है, यह पहली दवा है जो ओरल मारी से दी जाती है। यह प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रोक देती है। तो मीफेप्रिस्टोन क्या है? ये 200 mg की दवा है, ओरल दी जाती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। यह दवा क्या करती है कि उस हार्मोन को रोक देती है जिससे कि मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दवा कौन सी होती है? मीजोप्रेस्टोल। तो ये 400 से 800 माइक्रोन की होती है, माइक्रोन की होती है। तो यह मेफिप्रिस्टोन की 24 से 48 घंटे बाद ओरल या वेजाइनल मार्ग से दी जाती है। यह गर्भाशय में संकुचन पैदा करती है जिससे अंदर के अवशोषण बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या करती है कि जो मेफिप्रिस्टोन देते हैं उसकी 24 से 48 घंटे के बाद दी जाती है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर देती है जिससे कि जो वो होता है वो और बच्चा बाहर आ जाता है। तो जो मीजोप्रेस्टोल देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? सक्शन एंड इवैक्यूएशन। तो जिसे SNE या फिर DNC डायलेशन एंड क्यूरेटेज भी बोलते हैं। तो यदि ब्लीडिंग बहुत अधिक हो रही हो या दवाइयां काम ना करे तो गर्भाशय से मुंह को फैलाकर सक्शन मशीन या क्यूरेट नामक उपकरण की मदद से अंदर बचे हुए अवशेषों को पूरी तरह साफ किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सक्शन के थ्रू अगर कुछ बचा है तो उसको बाहर निकाल देते हैं अवशेष को। फिर क्या करते हैं? फिर अभी मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। तो जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है ये इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये इन्फेक्शन के कारण होता है अबॉर्शन। तो इसमें क्या करते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन, मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। IV फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। शरीर में फ्लूइड की मात्रा बनाए रखने के लिए IV फ्लूइड या अत्यधिक खून बह जाने के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और एंटीबायोटिक भी दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए तुरंत उच्च क्षमता वाले बंद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसका करते हैं सर्जिकल इवैक्यूएशन। एंटीबायोटिक शुरू करने के कुछ घंटों बाद मरीज की स्थिति स्थिर हो जाए तो वो गर्भाशय के अंदर मौजूद संक्रमित अवशेषों को सर्जरी द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है, फिर हम इसका जो MTP एक्ट है उसको भी देख लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया। तो MTP एक्ट जो है ये भारत का कानूनी नियम है। भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता देने और असुरक्षित गर्भपात को रोकने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MT एक्ट 1971 में लागू किया गया था, जिसे 2021 में संशोधित किया गया। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। तो जो MTP एक्ट है ये भारत में 1971 में लागू किया गया था और 2021 में इसमें संशोधित किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं? MTP एक्ट में कि जो गेस्टेशनल एज की लिमिटेशन है वो 2021 के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं जैसे बलात्कार पीड़ित, दिव्यांग या नाबालिग के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है। कि अगर कोई गलती से प्रेग्नेंट हुई है तो उसे 24 सप्ताह तक अबॉर्शन किया जा सकता है। और मेडिकल ऑप्शन रिक्वायरमेंट, ओपिनियन रिक्वायरमेंट, अगर 20 सप्ताह तक की गर्भपात के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल
प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है और 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय अनिवार्य है। अगर 24 सप्ताह के बाद केवल तभी अनुमति दी जाती है जब भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यता हो जिससे किसी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और ये जो कॉन्फिडेंटली है अधिनियम के तहत महिला की पहचान और गोपनीयता को बनाए रखना अनिवार्य है। पहचान उजागर करने पर कानूनी सजा का प्रावधान है। तो इसमें मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में क्या करते हैं कि ये 2021 में इसमें नए संशोधन हुए, 1971 में आया था। इसमें 20 से 24 सप्ताह तक में मतलब कि अबॉर्शन करवा सकते हैं और वो ऐसे नहीं करवा सकते कि हर कोई करवा सकता है, मतलब कि इनमें कुछ विशेष जैसे कोई किसी का बलात्कार हुआ है या फिर कोई दिव्यांग है, नाबालिग है, अगर गलती से प्रेग्नेंट हुई है तो इसका उपचार किया जाता है। और ये था हमारा अबॉर्शन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।